तो व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके अंदर कुछ आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव मॉडल्स। अब रिलेटिव मॉडल के अंदर हमारे पास रिलेटिव मॉडल अकॉर्डिंग टू पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो के तहत, उसके बाद हमारे पास जो है रिलेटिव मॉडल में बुक टू मार्केट रेशो का, बुक टू मार्केट रेशो मॉडल, ये दो तो मे बी आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाता है सेल्स टू प्राइस रेशो, और आखिरी हमारे पास आ जाता है इसमें कैश टू प्राइस, कैश टू प्राइस रेशो मॉडल हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले प्राइस अर्निंग रेशो मॉडल करेंगे। प्राइस अर्निंग ना बहुत पुरानी रेशो है, और बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स है ना, वो इस रेशो का इस्तेमाल करते रहे हैं फ्रॉम 1930। 1930 से ये रेशो इस्तेमाल हो रही है स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस के लिए। इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है, एमपीएस जिसको मैं कह रहा हूँ, मार्केट प्राइस पर शेयर, जो उसकी शेयर की मार्केट में प्राइस चल रही है, उसको डिवाइड किया जाता है अर्निंग पर शेयर से। तो हमारे पास एक रेशो आ जाती है प्राइस अर्निंग रेशो। ठीक है, और इस रेशो की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि इसकी बेस के ऊपर डिसीजन किए जाते हैं, मेन डिसीजन जो होते हैं। अब ये रेशो आपको दी हुई है, उसके अंदर भी मतलब आपका जो डाटा आपके पास है, उस डाटे के अंदर भी ये रेशो दी गई है। इस रेशो की बेस पे हम डिसीजन करते हैं, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने इस रेशो का एनालिसिस करना कैसे है। जैसे अगर लेट्स से मैं लेता हूँ रिफाइनरी सेक्टर। ठीक है, रिफाइनरी रिफाइनरी सेक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और रिफाइनरी सेक्टर के मैं 4 शेयर्स ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने भी ऐसे शेयर को चूज करना। मैंने 4 शेयर्स जो हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जी ARL। देखे जो ये स्टॉक का नाम है, PRL स्टॉक का नाम है। ठीक है, उसके अलावा NRL, और उसके बाद बाइको। ये 4 स्टॉक्स हैं जो लेट्स से मैं लेता हूँ रिफाइनरी सेक्टर में। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जो डाटा इकट्ठा करना है इन 4 स्टॉक्स का, उसमें जो मुझे दिया होता है उसके अंदर डाटा, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर, कि अगर मार्केट में जाएं तो इस शेयर की मार्केट में हमें क्या कीमत मिलेगी। लेट्स से ARL के जो शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत, ठीक है, वो 80 रुपये है। ठीक है, RS80। इसी तरह बाकी शेयर्स को देख लेते हैं जो कीमतें उसकी चल रही हैं। हमने ये नहीं देखना होता कि मार्केट में किस शेयर की कीमत ज़्यादा है, जिस शेयर की कीमत ज़्यादा है वो बेहतर होगा, ऐसे डिसीजन नहीं होता। हमें उस प्राइस को, क्या वो प्राइस के ऊपर जो शेयर है वो ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, इसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अब मार्केट प्राइस को अगर आप सिर्फ देख लोगे, उसकी बेस पे अगर आप डिसीजन करोगे, तो हो सकता है वो उस टाइम शेयर ओवर प्राइस हो, और जब ओवर प्राइस होता है ना, तो इसका मतलब है उसको सेल करने की ज़रूरत है, उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही एक जो डिसीजन के अंदर गलती है ना, हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर NPL का शेयर जो है वो सबसे महँगा है इस पूरे पोर्टफोलियो में, और बाइको का शेयर है 40 रुपए का। ये 4 शेयर हैं, और 4 शेयर्स की मार्केट में प्राइस का रिकॉर्ड, ठीक है, लेट्स से हमने रख लिया जो हमारे पास डेट है उस पे। अब हमने इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खोली या वो डाटा खोला, उस डाटा में देखा कि इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब अर्निंग पर शेयर जो आती है वो आपको पता ही है। अर्निंग पर शेयर जो है वो जब हम निकालते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आती है। नेट इनकम को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाती है। ये सिंपली बुक से हमारे पास आएगी, या फिर हमारे पास उसके एनुअल रिपोर्ट से अर्निंग पर शेयर आ जाएगी,
या फिर आगे से हम लोग उसका जो है वो ये जो डाटा आपको मैंने दिया था इसके अंदर अर्निंग पर शेयर लिखी होती है। बहरहाल अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं, तो इसका जब अर्निंग पर शेयर देखते हैं ना, वो है जी 10 रुपए, एक शेयर के अगेंस्ट जो अर्निंग कमा रहे हैं। इसका है जी आपके सामने 12 रुपए, ठीक है। इसका आ जाता है जी हमारे पास 35 रुपीज एनपीएल का। और बाइकों का जो अर्निंग पर शेयर शो कर रहा है ना, वो शो कर रहा है लेट से 5 रुपीज शो कर रहा है। अब ये हमने अर्निंग पर शेयर लिस्ट डाउन कर लिए, अर्निंग पर शेयर लिस्ट डाउन किए। अब आगे हमने प्राइस अर्निंग रेशो निकालनी है। प्राइस अर्निंग रेशो, हम पीई रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है काफी। ये मार्केट प्राइस का डाटा आपके पास आ गया, मार्केट प्राइस का डाटा आपके पास आ गया, उसको डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर पे, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी रेशो आ जाएगा। दो डाटा चाहिए हमें, एक मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए, दूसरा अर्निंग पर शेयर चाहिए। हम प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो निकाल देंगे। अब ये इसको 80 को 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये पी रेशो हमारे पास आ गई 8, ठीक है। 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो आ जाएगी 10। इसको 400 को 35 पे डिवाइड करेंगे, तो प्राइस अर्निंग रेशियो लेट से आ जाती है 11.42, राउंड अप करके। और 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाती है 8, ठीक है। ऐसे आप प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल लेते हो। अब अगला मकसद है, हमने देखना है कि ये शेयर ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है, ठीक है। जब पीई रेशो ज्यादा होती है ना, जिन स्टॉक्स की पीई रेशो ज्यादा होती है वो ओवर वैल्यू होते हैं, मेनली उनको सेल करने की जरूरत होती है। और जिनकी पीई रेशो कम होती है उनको जो है वो बाय करने की जरूरत होती है। यहाँ पर हम वैसे निकाल लेते हैं फेयर प्राइस, फेयर प्राइस। वैसे फेयर प्राइस जो है, आपके पास अगर इंडस्ट्री का डाटा दिया हुआ है, लेट से मुझे इंडस्ट्री का डाटा अगर दिया हुआ है, तो मैं इंडस्ट्री की पी रेशो जो आएगी ना, एवरेज पी रेशो, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फेयर प्राइस आ जाएगी। अब लेट से यहाँ पर हमें इंडस्ट्री का डाटा नहीं दिया हुआ, तो हमने अगर प्राइस अर्निंग रेशो निकालनी है, हम एक फेयर प्राइस अर्निंग, एवरेज प्राइस अर्निंग रेशो निकाल लेंगे। जैसे 8 इसमें प्लस किया, ये सारा इनको जमा किया, इन सारी रकमों को, तो हमारे पास जब इनको जमा करेंगे तो लेट से हमारे पास आ जाता है जी 37.42। ये आ गया टोटल पी रेशो हमारी आ गई पूरे पोर्टफोलियो की। अगर हमें इंडस्ट्री का डाटा नहीं दिया हुआ, इंडस्ट्री का पी रेशो अगर नहीं दिया हुआ, तो ये मेथड होता है, पोर्टफोलियो को सारे को सिलेक्ट करें, जितना डाटा है पोर्टफोलियो का उसको सबको सिलेक्ट करें, उनकी पी रेशो निकालें, उनको जमा करें, ये आ जाएगा जी आपका टोटल पी रेशो, ठीक है, समीशन। अब हमने इसका क्या करना है? एवरेज पी रेशो निकाल लेना है। एवरेज पी रेशियो निकालने की इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये टोटल है। टोटल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 4 नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास एवरेज पी रेशियो आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.35, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज पी रेशियो आ गई। अब मैंने क्या करना है? एक फेयर प्राइस निकाल लेनी है। फेयर प्राइस मैं कैसे निकालूंगा? ये मेरे पास जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज पी रेशो के साथ, तो मेरे पास फेयर प्राइस आ जाएगी। अर्निंग पर शेयर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज पर शेयर के साथ, ये पूरे के पूरे कॉलम को मैं इस एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए आर एल की मेरे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 9.90.3, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये आ गया 93.5 हो गया ये मेरे पास। अब पीआरएल की फेयर वैल्यू निकालनी है, तो उसके ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पी रेशो के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112.2, ठीक है। उसके बाद एनपीएल की ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पी रेशो के साथ,
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 327.5 और बाइकों की ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पी रेशो के साथ, तो हमारे पास फेयर प्राइस आ जाएगी 46.75। अब यहाँ पर स्टेटस लिखना है हमने कि स्टेटस क्या है, कि जो शेयर आप खरीद रहे हो कि ये क्या ये ओवर ओवर प्राइस है, ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। याद रखना हम लोग जब शेयर शेयर नीचे होता है ना, शेयर की कीमत कम होती है हमेशा, किसी भी चीज की कीमत जब कम होती है तब उसे परचेज किया जाता है, और जब उसकी कीमत ज्यादा होती है तो उसे सेल किया जाता है। अब हम यहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि ये शेयर की जो कीमत है ये ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। अगर अंडर वैल्यू होगी तो हम बाय का डिसीजन करेंगे, अगर ओवर वैल्यू होगी तो हम सेल का डिसीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने किसको कंपेयर करना है, अभी जो उस शेयर की मार्केट में कीमत चल रही है और उसकी फेयर प्राइस क्या है। ठीक है, उसकी फेयर प्राइस के साथ उसके एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर को चेक करेंगे और फिर हम आगे स्टेटस लिखेंगे। लेट से अब ये एआरएल है, एआरएल की जो कीमत है वो है 80 रुपए पर शेयर, लेकिन इसकी फेयर प्राइस है 93.5। इसकी प्राइस 93.5 होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट में इस टाइम इसकी कीमत कितनी है, 80 रुपए है, 93 रुपए नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो शेयर है ये अंडर वैल्यू है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। और उसके बाद जब पीआरएल आपने इस तरह स्टॉक्स को इकट्ठा कर लेना है। अब जब पीआरएल को जब देखते हैं, पीआरएल को जब देखते हैं तो पीआरएल की जो कीमत है अभी जो मार्केट में कीमत चल रही है वो 120 चल रही है, लेकिन अगर उसकी जो प्राइस उसकी फेयर प्राइस को अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू पी रेशो तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, 112.2। तो इसका मतलब है ये प्राइस ज्यादा है इसकी जो अभी मार्केट में चल रही है, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कम है, तो ये ओवर वैल्यू स्टॉक है हमारे पास इस टाइम। ओवर वैल्यू स्टॉक हमने इसको देख के बताना है कि ये अगर ये ज्यादा होगा फेयर प्राइस से तो ओवर वैल्यू होगा, अगर ये वाली कीमत कम होगी मार्केट प्राइस अगर कम होगी तो अंडर वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये 400 का इस टाइम फ्लोट हो रहा है मार्केट में, लेकिन इसकी जो फेयर प्राइस है वो 327 बनती है। अब अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत गलत डिसीजन करने वाले थे, क्योंकि अभी अब मार्केट में देखें तो मार्केट में इसकी जो कीमत चल रही है इसकी फेयर प्राइस से काफी ज्यादा चल रही है। ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है, ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है हमारे पास। और बाइकों को अगर देखें, बाइकों की कीमत कम है यहाँ पर, अभी मार्केट में जो चल रही है 40 रुपए चल रही है, वैसे उसकी फेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, 46 रुपए या 47 रुपए होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है मार्केट की मार्केट प्राइस अभी कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, ये भी अंडर वैल्यू स्टॉक है हमारे पास। जब आप ये सारी चीजें देख लेंगे तो आप फिर डिसीजन करेंगे। डिसीजन क्या करेंगे, या रिजल्ट जो आएगा आपका, जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या आएगा, बाय और सेल की शक्ल में। ये स्टॉक आपका बाय बाय का बता रहा है, ठीक है, ये बाय का सिग्नल दे रहा है आपको, ये स्टॉक आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, ये भी स्टॉक आपको सेल का सिग्नल दे रहा है, और ये स्टॉक आपको बाय का सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब है ये वाले शेयर्स जो हैं ये नीचे जाने वाले शेयर्स हैं, और ये वाले शेयर्स जो हैं ये अंडर वैल्यू हैं, इनकी कीमत फ्यूचर में बढ़ेगी। दिस शुड बी योर बेसिस ऑफ डिसीजन, इस तरह आप डिसीजन करते हो। अब ये एवरेज पी रेशो तब निकलता है जब आपके पास ये इतने ज्यादा स्टॉक्स हो, 4 से 5 6 10 स्टॉक्स हो, आप उनकी एवरेज पी रेशो निकाल सकते हो। लेकिन आपको जो डाटा दिया गया है उसमें सबसे पहले पूरे सेक्टर का डाटा है। इसका मतलब है पूरे के पूरे जितना सेक्टर है उनकी एवरेज पी रेशो या एवरेज ईपीएस दिया होता है पूरे स्टॉक का। तो आप वहां से भी डाटा लेकर, वहां से पी रेशो लेकर उसको ईपीएस से मल्टीप्लाई करके उसकी फेयर प्राइस निकाल सकते हो बड़ी आराम से। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा शेयर जो है वो अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है। ये देख लीजिएगा इसका जो है मेथड, अगर किसी को
कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझसे भी पूछ सकता है कि हम फिर आगे बढ़े इसको लेकर। यहाँ पर हमने इसी तरह स्टॉक्स जो आप लोगों को मैंने डाटा दिया है उनकी मार्केट प्राइस आप लिख सकते हो, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है। अर्निंग पर शेयर उसका आप उसके डाटे से निकाल सकते हो। पीई रेशियो उनकी फाइंड करके फेयर प्राइस निकाल सकते हो। फेयर प्राइस आपके सामने आ गई, तो फेयर प्राइस आने के बाद आप ये डिसीजन कर सकते हो कि इसको हमने खरीदना है कि नहीं खरीदना। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है ये रेशियो। इस रेशियो से आपके जो डिसीजंस होते हैं ना वो काफ़ी बेहतर डिसीजन आप कर सकते हो, और आप शेयर की कीमत भी लगा सकते हो, वैल्यूएशन भी कर सकते हो शेयर की। ये आपको वो चीज़ें बता देती हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जो करते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो बुक टू मार्केट रेशियो। बुक टू मार्केट रेशियो, ये भी एक वैल्यूएशन का मेथड है। इसके अंदर भी हम वैल्यूएशन करते हैं। लेट्स से फिर हम इस बार मैं कहता हूँ मैंने फर्टिलाइजर से फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर जो है हमारे पास सेक्टर है, सॉरी, फर्टिलाइजर का हमारे पास सेक्टर है, और उस सेक्टर से हमने स्टॉक लेने। लेट्स से मैं तीन चार स्टॉक फिर पकड़ता हूँ। डीएचएल का स्टॉक ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ईसीएल का स्टॉक ले लिया। उसके बाद मैंने एफएफबीएल का स्टॉक ले लिया। फिर मैंने एफएफसीएल का स्टॉक ले लिया। चार स्टॉक मैंने इसमें से सिलेक्ट किए। बड़े नाम इनके सुने, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपने निकालना हो किसी स्टॉक का, तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है। मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपको बता देगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इससे आप डिसीजन कर सकते हैं कि कंपनी साइज में कितनी बड़ी है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ये बता देगी। बहरहाल अब इधर आ जाते हैं, दोबारा से क्या करेंगे, पहला हमारा काम वही कि अभी इसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चल रही है। ये जब हमारे पास आ जाएगा, लेट से डीएचएल की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 200 रुपीज पर शेयर। ईसीएल की मार्केट प्राइस चल रही है 280 रुपीज पर शेयर। एफएफबीएल की मार्केट प्राइस जो है वो चल रही है 40 रुपीज पर शेयर। और एफएफसीएल की जो मार्केट प्राइस है वो चल रही है 100 रुपीज पर शेयर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। अच्छा, बुक वैल्यू कैसे आती है, ये हमारे पास जो टोटल इक्विटी वाला सेक्शन होता है ना, टोटल इक्विटी वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास ये सेक्शन है, शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, टोटल इक्विटी वाला जो सेक्शन है ना वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये टोटल इक्विटी आपका है, इसको नंबर ऑफ शेयर्स पे हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें मजीद उसने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। हाँ जी, इसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे। दोबारा से मैं चला जाऊंगा। 12 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 से मैं चला जाऊंगा। 12
तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। लेट्स से DHL को डिवाइड किया तो हमारे पास जो है बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 100 रुपीज़ आ गया। ठीक है, 100 रुपीज़ आ गया बुक वैल्यू पर शेयर। ECL का जो आ गया हमारे पास 150 रुपीज़ आ गया पर शेयर। FFBL का जो है डिवाइड करने के बाद 16 आ गया हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर। और उसके बाद जो FFCL है उसकी बुक वैल्यू पर शेयर हमारे पास 45 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या करना है, बुक टू मार्केट रेशियो निकालनी। बुक टू मार्केट रेशियो, तो बुक टू मार्केट रेशियो इसको हम BMR भी लिख सकते हैं, BMR। तो BMR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पर शेयर उस स्टॉक की, बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर हम करेंगे तो बुक टू मार्केट रेशियो हमारे पास आ जाएगी। जैसे DHL है, इसकी मार्केट प्राइस, इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 100, इसको डिवाइड करेंगे 200 पे तो हमारे पास हमारे पास 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.5 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा BMR होगा 0.5। ये BMR हो गया। उसके बाद जो हमारा ECL है वो, इसको क्या करेंगे, इस ECL का निकालने के लिए BMR ऑफ ECL हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर 150 उसकी है, उसको डिवाइड करेंगे 280 पे तो हमारे पास ECL का जो है वो आ जाएगा, ये आ गया 0.54। इधर लिख रहे हैं 0.54। ठीक है, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, बुक वैल्यू को डिवाइड बाय MPS तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.4। एंड लास्टली हमारे पास ये आ जाएगा 0.45। इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हमारे पास ये आ गया, लेट से जमा करने के बाद 1.89। एवरेज BMR निकाल लेंगे, 1.89 जो इन चारों का टोटल है ये डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज BMR, दैट इज 0.474725। मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट वेट करके आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और इस बार थोड़ा सा सोच के आइएगा, जो बाकी लोग भी हैं वो भी सोच के आए कि उन्होंने किस तरह स्टॉक को परचेज करना है। आप लोगों ने अब आज लाजमी इसको परचेज करके अपना पोर्टफोलियो बना लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और फिर टाइम होगा तो फिर उसमें यही है, हमने डिसीजन करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया जी एवरेज BMR। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने फेयर वैल्यू निकालनी है शेयर की, कि फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी। अगेन उसमें उस केस में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने फेयर वैल्यू निकालनी है 100 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, नहीं 5 से नहीं, सॉरी, 100 को हम डिवाइड करेंगे एवरेज BMR से, एवरेज BMR से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, जिस तरह यहाँ पर अगर मैंने फेयर वैल्यू निकालनी है, फेयर वैल्यू निकालनी है किसकी, DHL की, DHL की फेयर वैल्यू निकालनी है तो DHL की बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो है 100। 100 को डिवाइड करेंगे एवरेज BMR पे, ये है जी 0.4725, इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है फेयर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अबाउट RS 211। तो 211 इसकी यहाँ पर फेयर वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह सेकंड निकालेंगे फेयर वैल्यू किसकी, भला हम ECL की फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। फेयर वैल्यू ECL, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, अगेन 150 डिवाइड बाय 0.4725, जब ये करेंगे
तो हमारे पास सेकंड वन की फेयर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अबाउट 317 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग किसकी FFBL की फेयर वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे इस पे 0.4725 पे जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 34, और लास्टली जब हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 95। अब इसकी बेस पे हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमने इसको बाय करना है कि सेल करना है। तो इसका स्टेटस लिख लेते हैं। स्टेटस में हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी मार्केट प्राइस के साथ। मार्केट प्राइस इसकी है 200, इसकी फेयर प्राइस है 211। इसका मतलब है इस टाइम ये स्टॉक जो है अंडर वैल्यू जा रहा है, तो ये स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू है। मार्केट प्राइस है इसकी 200, फेयर प्राइस इसकी जो फेयर प्राइस होनी चाहिए थी वो थी 211, दैट्स व्हाई दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यू। अब ECL को देखें, प्राइस में तो काफी ज्यादा है, 280 इसकी कीमत चल रही है इस टाइम मार्केट में, लेकिन इसकी फेयर प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, 317। ठीक है, इसकी ये भी शेयर जो है हमारा क्या है, अंडर वैल्यू है, इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए थी, 317 होनी चाहिए थी, और इसकी अभी कीमत कितनी चल रही है, 280 चल रही है। सेम यहाँ पर अगर देखें जो FFBL है, इसकी कीमत जो है वो 40 रुपीज है इस टाइम, जो कि 34 होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू इसके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उसके मुताबिक इसकी कीमत 34 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी इसकी कीमत चल कितनी रही है, 40। तो ये वाला स्टॉक ओवर वैल्यू है, आपका ओवर वैल्यू है। और उसके बाद जो लास्ट हम देख रहे हैं दैट इज 100, इस FFCL की जो अभी कीमत चल रही है वो 100 रुपीज चल रही है। इसकी जो कीमत होनी चाहिए थी वो 95 होनी चाहिए थी। अब अगर हम देखें ये स्टॉक भी आपका क्या है, ओवर वैल्यू स्टॉक है। अब मैंने अगेन ये कहा था कि रिजल्ट अगर हम इसका लिखें यहाँ पर, जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इसको हमने बाय करना है या सेल करना है। अंडर वैल्यू है तो बाय का डिसीजन करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला स्टॉक खरीदेंगे, ये वाला स्टॉक भी हम बाय करेंगे, ये वाला स्टॉक हम सेल करेंगे, और ये वाला स्टॉक भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये हमारा एंड रिजल्ट होगा। इसमें आपको ये वाला, ये दो स्टॉक मैं कहूंगा ये आप बाय कर लें, और ये दो स्टॉक जो है वो मैं आपको कहूंगा कि आप सेल कर लें। आई होप ये बड़ा एक और ज़बरदस्त मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो सारे शेयर्स की कीमत लगा सकते हैं, और उसमें फिर आप उसमें डिसीजन मेकिंग आराम से अपनी जो है वो कर सकते हैं इसको लेकर। तो अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, उसके बाद ये वाला सेशन हो जाएगा क्लोज, फिर आप जो है आइएगा। तो अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास पहला जो हमने सेक्शन किया उसमें हमने पी रेशो के हिसाब से कंपैरिजन किया और बाय सेल का डिसीजन किया। ठीक है, पी रेशो के अंदर हमारे पास क्या डाटा चाहिए, हमें मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए और अर्निंग पर शेयर चाहिए। मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर पे डिवाइड किया तो हमारे पास पी रेशो आ गया। पी रेशो ये हमारे सामने आ गया, इसका टोटल किया, और यहाँ से हमने एवरेज पी रेशो निकाल लिया जो 9.35 था। अब 9.35 को मल्टीप्लाई किया अर्निंग पर शेयर के साथ, तो हमारे पास क्या आ गई, फेयर प्राइस आ गई। फेयर प्राइस स्टॉक की निकाली, और जब हमारे पास फेयर प्राइस आ गई, इस फेयर प्राइस को हमने कंपेयर किया किसके साथ, MPS के साथ कंपेयर किया, मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ कंपेयर किया। यहाँ पर हमें पता चला कि ARL का स्टॉक जो है वो 80 रुपए का है, लेकिन इसकी जो फेयर प्राइस है वो 93.5 है। इसका मतलब ये शेयर जो है ये अंडर वैल्यू है, तो बाय का डिसीजन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला स्टॉक जो है 120 रुपए का है, इसको 112 का होना चाहिए, ये महंगा है, अभी ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यू की वजह से हम इसे सेल करेंगे। ये वाला स्टॉक जो 400 का है जिसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन ये इतनी ज्यादा है, इसकी जो कीमत होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, इसकी कीमत होनी चाहिए थी 327 रुपए, लेकिन 400 पे जा रहा है ये वाला शेयर। इसका मतलब है ये वाला शेयर अपनी जो हैसियत है उससे काफी ऊपर गया हुआ है, ओवर वैल्यू हुआ हुआ है। इस शेयर को भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बाद बाइको का शेयर है वो 40 रुपए का है, उसको होना चाहिए 46 रुपए का। ठीक है, तो ये अंडर वैल्यू है, इसका भी हम बाय का डिसीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह फेयर प्राइस जो है निकालते हैं और फेयर प्राइस का फिर कंपैरिजन करते हैं। सेकंड पोर्शन के अंदर हमने बुक टू मार्केट रेशियो यूज की। बुक टू मार्केट रेशियो में हमें दो चीजें चाहिए,
ठीक है? एक आपको एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए, दूसरा बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए। आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर पड़ी है, बुक वैल्यू पर शेयर पड़ी है, आप बुक टू मार्केट रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। बुक टू मार्केट रेशियो जब कैलकुलेट कर लोगे, उसका टोटल करके आपने क्या करना है, टोटल करके उसका एवरेज बीएमआर मतलब एवरेज बुक टू मार्केट रेशियो निकाल लेनी है। अब ये जब एवरेज बुक टू मार्केट रेशियो निकाली है, तो इसको क्या करेंगे, जो अवेलेबल डीएचएल और ये सबकी जो बुक टू मार्केट रेशियो है, उसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फेयर प्राइस आना शुरू हो जाएगी। जब फेयर प्राइस आ जाएगी, इस फेयर प्राइस को जिस तरह हमने पहले कंपेयर किया, वैसे ही आप मार्केट प्राइस पर शेयर के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का। ऑन द बेसिस ऑफ दीज यू कैन मेक अ डिसीजन वेदर टू बाय और सेल द स्टॉक। ठीक है? आई होप आपको ये मेथड समझ आ गए होंगे। ये बड़ा आसान मेथड है कि आप जिससे वैल्यूएशन कर सकते हो। चलें, अब थोड़ा 10 मिनट तक मिलते हैं। आप लोग थोड़ा-सा इसको देख लें और इस तरह डिसीजन मेकिंग किया करें अपने स्टॉक के बाय करने की और सेल करने की। और 10 मिनट तक आप कोशिश करेंगे अपने स्टॉक्स को इन लाइन कर लें कि जो स्टॉक्स